नमस्कार। आज हम एक काफी पुराने लेकिन बहुत ही दिलचस्प अदालती मामले की गहराई में उतरेंगे। हाँ नमस्कार। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक हालिया फैसला है 2025 का, लेकिन ये जुड़ा है 1982 की एक क्रिमिनल अपील से। मतलब सोचिए मामला कितना पुराना है। 1982 की अपील और फैसला अब, ये तो वाकई लंबा चला। बिल्कुल, अपील नंबर था 2781 ऑफ 1982। इसमें 4 लोगों को सजा हुई थी, लखन, देशराज, कालेश्वर और कल्लू। किस जुर्म में? हत्या यानी IPC 302 और हत्या का प्रयास मतलब 307। साथ में धारा 34 भी थी साझा इरादे के लिए। और सजा थी आजीवन कारावास। जी, लेकिन घटना असल में 1977 की है और जब तक ये अपील फाइनल सुनवाई तक पहुंची 2025 में 2 अभियुक्तों की, कालेश्वर और कल्लू की मौत हो चुकी थी। तो ये अपील सिर्फ बचे हुए 2 लखन और देशराज के लिए थी। हाँ, उन्हीं के लिए। तो इतने दशकों बाद सवाल यही था कि भाई क्या वो सजा सही थी? क्या अभियोजन मतलब प्रोसिक्यूशन अपना केस बिना किसी शक के साबित कर पाया था? यही मुख्य मुद्दा था। तो चलिए इस केस की परतें खोलते हैं। ये सिर्फ एक पुराने फैसले का विश्लेषण नहीं है, बल्कि ये सबूतों की बारीकी, गवाहों की विश्वसनीयता और आत्मरक्षा के अधिकार जैसे अहम सवालों पर भी रोशनी डालता है। तो कहानी शुरू होती है अभियोजन पक्ष से। उनका कहना था कि 5 अगस्त 1977 को गांव में इन 4 अभियुक्तों ने प्राण नाम के एक व्यक्ति पर लाठियों से हमला किया। अच्छा। और जब प्राण के भाई राजाराम, प्रभु और चंदन बीच बचाव करने आए तो उन पर भी हमला हुआ। मतलब झगड़ा बढ़ गया। हाँ, और इसमें प्रभु के सिर पर गंभीर चोटें आईं, जिनकी वजह से बाद में उनकी मौत हो गई। और FIR किसने लिखवाई? FIR अगले दिन लिखवाई गई राजाराम ने, जो बाद में अभियोजन पक्ष के पहले गवाह यानी PW1 भी बने। अगले दिन थोड़ी देर नहीं हो गई? हाँ, ये देरी भी एक मुद्दा बनी बाद में। करीब 24 घंटे की देरी थी। ठीक है, तो ये तो हुई अभियोजन की कहानी। बचाव पक्ष ने क्या कहा? बचाव पक्ष की कहानी बिल्कुल अलग थी। उन्होंने कहा जी ये तो आत्मरक्षा मतलब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का मामला है। आत्मरक्षा कैसे? उनका दावा था कि घटना उनके घर के ठीक सामने हुई थी और ये प्राण और उसके भाई हथियार लेकर आए थे और उन्होंने पहले देशराज पर हमला किया। अच्छा, तो उन्होंने जवाबी कार्रवाई की? हाँ, उनका कहना था कि हमने तो सिर्फ अपने बचाव में जो किया सो किया। और यहीं पे मामला दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि बचाव पक्ष ने सिर्फ कहा नहीं, उन्होंने सबूत भी दिए। बिल्कुल, उन्होंने अपनी चोटों के मेडिकल सबूत पेश किए। डॉक्टर SP शर्मा, जो बचाव पक्ष के गवाह W1 बने, उन्होंने बाकायदा गवाही दी। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने पुष्टि की कि अभियुक्तों को भी चोटें आई थीं और ये चोटें उसी घटना के समय की थीं। और ये भी कहा कि ये चोटें ऐसी नहीं थी कि गिरने पड़ने से लग जाएं। ये तो बहुत अहम बात है। अगर अभियुक्तों को भी चोटें आई थीं तो अभियोजन की कहानी पर सवाल उठता है। सही कहा, और हाईकोर्ट ने इसी बात पर बहुत गौर किया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष ये समझा ही नहीं पाया कि अभियुक्तों को चोटें कैसे और क्यों लगी। इसे एक बड़ी चूक माना गया। और सिर्फ यही नहीं, कोर्ट ने ये भी पाया कि असल में झगड़ा शुरू कैसे हुआ, मतलब घटना की उत्पत्ति और उसका मकसद क्या था, ये भी अभियोजन पक्ष साबित नहीं कर पाया। और घटना हुई कहाँ थी, ये भी तो मायने रखता है। हाँ, घटना स्थल अभियुक्तों के घर के सामने था, जो उनके आत्मरक्षा के दावे को थोड़ा बल देता है। गवाहों के बारे में क्या कोई ऐसा गवाह था जो किसी भी पक्ष से ना जुड़ा हो? नहीं, मुख्य गवाह जो थे PW1 राजाराम और PW2 प्राण, वो दोनों पीड़ित पक्ष के करीबी रिश्तेदार थे। कानूनी भाषा में इन्हें इंटरेस्टेड विटनेसेस कहते हैं। कोई स्वतंत्र गवाह सामने नहीं आया। तो अभियोजन पक्ष अभियुक्तों की चोटें नहीं समझा पाया, घटना की शुरुआत साफ नहीं हुई, गवाह रिश्तेदार थे, FIR में देरी हुई, ये सब बातें मिलकर तो केस को कमजोर करती हैं। बहुत ज्यादा, खासकर अभियुक्तों की चोटों वाला पहलू। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मामलों में, जैसे लक्ष्मी सिंह बनाम बिहार राज्य वाले केस में, ये कहा है। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा है कि अगर अभियोजन पक्ष अभियुक्तों को लगी चोटों को संतोषजनक ढंग से स्पष्ट नहीं कर पाता है, तो ये इस बात का संकेत हो सकता है कि शायद पूरी सच्चाई या घटना का सही विवरण अदालत के सामने नहीं रखा जा रहा है। अच्छा, मतलब ये छुपाना या नजरअंदाज करना अभियोजन के केस को शक के दायरे में ला देता है। बिल्कुल, इससे अभियोजन की कहानी कमजोर हो जाती है और बचाव पक्ष का जो आत्मरक्षा का दावा है वो ज्यादा विश्वसनीय, ज्यादा संभावित लगने लगता है। समझ गया। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए
हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया आखिर में? हाईकोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि अभियोजन पक्ष अपना मामला संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह से नाकाम रहा है और बचाव पक्ष का संस्करण? उससे ज्यादा संभावित माना गया। इसलिए हाईकोर्ट ने निचली अदालत का वो 1982 वाला फैसला रद्द कर दिया। मतलब अपीलकर्ता लखन और देशराज को बरी कर दिया गया। इतने सालों बाद बरी हो गए। ये केस वाकई दिखाता है कि आपराधिक न्याय में सबूत कितने मायने रखते हैं। हर पहलू, खासकर अभियुक्त की चोटें, जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। सही कहा। और ये भी कि शक का लाभ हमेशा अभियुक्त को मिलता है और साबित करने का भार हमेशा अभियोजन पर होता है। बिल्कुल। और देखिए, एक और दिलचस्प बात, इस केस में अभियुक्तों ने अपनी चोटों के लिए कोई क्रॉस एफआईआर दर्ज नहीं कराई थी। हाँ, ये भी है। फिर भी सिर्फ उनकी चोटों के जो मेडिकल सबूत थे वो उनके बरी होने में इतने अहम साबित हुए। तो यहाँ एक सवाल उठता है सोचने के लिए। क्या? कि अगर उन्होंने घटना के तुरंत बाद अपनी चोटों की बाकायदा रिपोर्ट दर्ज कराई होती, एक क्रॉस एफआईआर की होती, तो क्या ये उनके आत्मरक्षा के दावे को शुरू से ही और ज्यादा मजबूती नहीं देता? ये वाकई एक सोचने वाली बात है। सबूत पेश करने की जिम्मेदारी सिर्फ एक पक्ष की नहीं होती। खैर, इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। जी।